Today we will study class 10th NCERT SST chapter 1, The Rise of Nationalism in Europe. In this chapter we will introduce about nation and nationalism and French Revolution and so many things we will study. First of all we will discuss about what is a nation. नेशन क्या है इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो इसके लिए क्या है, फ्रेंच फिलोसफर ने कुछ डेफिनेशन दी थी, जैसे कि अर्नस्ट रेनन ने कहा था, अ नेशन इज ए कल्मिनेशन ऑफ ए लॉन्ग पास्ट ऑफ एंडिवर सैक्रिफाइस एंड डिवोशन। राष्ट्र लंबे प्रयासों, त्याग और निष्ठा का चरम बिंदु होता है। द पीपल ऑफ नेशन हैव कॉमन ग्लोरीज इन द पास्ट, कॉमन विल इन द प्रेजेंट एंड विश टू परफॉर्म ग्रेट डीड्स टुगेदर इन द फ्यूचर। शौर्य वीरता से युक्त अतीत, महान पुरुषों के नाम और गौरव, यह वह सामाजिक पूंजी है जिस पर राष्ट्रीय विचार आधारित किया जाता है। अतीत में समान गौरव का होना, वर्तमान में एक समान इच्छा का संकल्प होना, साथ मिलजुल कर काम करना, महान काम करना, आगे इस तरह से एक इच्छा, काम करने की इच्छा रखना, एक जन समूह होने के लिए सभी ज़रूरी होता है, तभी एक राष्ट्र का निर्माण होता है। एंड द सेकंड फिलोसफर इज एम गिवर्नू। इन्होंने कहा था ए नेशन इज़ ए ह्यूमन ग्रुप। एक राष्ट्र वह जो ह्यूमन ग्रुप होता है, जो एक कम्युनिटी को फॉर्म करता है और शेयरिंग ए कॉमन कल्चर को शेयर करता है। इसके अलावा अटैच टू ए डेमोक्रेटिक टेरिटरी, हैविंग ए कॉमन पास्ट, जिसका पास्ट कॉमन होता है, एंड अ कॉमन प्रोजेक्ट फॉर फ्यूचर जो होता है वो कॉमन प्रोजेक्ट होता है फ्यूचर के लिए, और वो क्लेम कर सकता है राइट टू रूल्स के लिए स्वयं ही। तो इस प्रकार से डिफरेंट डेफिनेशन इनकी दी गई थी, बट द मीनिंग इज सेम, द बोथ डेफिनेशन। एंड द सेकंड टॉपिक इज नेशनलिज्म। Nationalism is an idea and a movement based on the desire of a group of people to gain and maintain the nation's sovereignty, self rule over its होमलैंड। और नेशनलिज्म क्या है, यह एक आइडिया है जो कि ये जो ग्रुप ऑफ पीपल होते हैं, लोगों के समूह है, उनके द्वारा दिया जाने वाला जो आइडिया है, जो कि मेंटेन करता है सेल्फ रूल्स को, जो नेशंस में, राष्ट्र में लागू होने वाले रूल्स को मेंटेन करता है। इन सिंपल वर्ड्स में हम कह सकते हैं कि इट इज़ एन एक्सप्रेस्ड एज ए फीलिंग ऑफ लव और प्राइड फॉर पीपल फॉर देयर मदरलैंड। और सिंपल शब्दों में हम नेशनलिज्म की परिभाषा को इस प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं कि अपनी मातृभूमि के प्रति लोगों के द्वारा किया गया प्रेम या प्रेम की भावना और उसके प्रति गर्व करना, ये सभी नेशनलिज्म के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट टॉपिक इज फ्रेंच रिवॉल्यूशन एंड द आइडिया ऑफ नेशन। French Revolution. About French Revolution 1789. The French Revolution, which took place in 1789, is considered as the beginning of the idea of a nation and nationalism. जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन जब हुआ था, ये 1789 के बारे में माना जाता है। तो उस समय नेशन और नेशनलिज्म का आइडिया की शुरुआत उसी समय से हो गई थी। तभी 1789 में फ्रेंच वाज अंडर द रूल ऑफ द एब्सोल्यूट मोनार्च लुईस 16। उस समय जब फ्रांस में जो शासन था, वहाँ पर एक राजाशाही शासन हुआ करता था। उस समय लुईस 16 उस समय राजा था। और जब बाद में फिर ये सारे जगह पर फ्रांस का एक राज्य था और संपूर्ण भूभाग पर एक निरंकुश राजा का आधिपत्य हुआ करता था। तो फ्रांसीसी जब क्रांति आई तो राजनीतिक और संवैधानिक बदलाव हुए, कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस भी आए, और उसमें सभी फ्रांसीसी नागरिक के समूह, जो भी सत्ता थी पूरे जो सिटीजन्स के हाथों में आ गई, फ्रांस के रहने वाले नागरिकों के समूह में आ गई थी। अब वहाँ पर राजा का शासन नहीं होता था। फिर क्रांति की घोषणा कि जब हुई थी, तब लोगों के द्वारा राष्ट्र का गठन होगा, ये सभी उसकी नियति तय करेंगे, ये सभी हो गया था उस समय। तब प्रारंभ में ही फ्रांसीसी क्रांतियों के अनेक ऐसे कदम उठाए गए जिसमें फ्रांसीसी लोगों का समूह, पहचान की भावना पैदा हो सकती थी। इन सभी को लेकर फिर इन लोगों ने प्रयास किए। फिर जब इसमें
यहाँ पर द मीजर एंड प्रैक्टिस यूज्ड बाय द रेवोल्यूशनरी दैट गिव राइज टू द आइडिया ऑफ नेशनलिज्म अमंग द फ्रेंच एंड क्रिएटेड ए सेंस ऑफ कलेक्टिव आइडेंटिटी अमंग देम वर। तो इसमें जो मीजर ऑफ प्रैक्टिस थे रेवोल्यूशनरीज के बारे में जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन के लिए, तो वो इस प्रकार से थे। फर्स्ट था द आइडिया ऑफ ला पैट्री एंड ले सिटीजन, यानी सिटीजन कहते हैं जिसको, इंस्पायर्ड पीपल टू एंजॉय देयर इक्वल राइट अंडर ए कॉमन कॉन्स्टिट्यूशनल कलेक्टिवली। इसमें जो मतलब ये पितृभूमि थी या जिसको ला पार्टी कहते हैं, और ये जो नागरिक होते थे जैसे विचारों ने एक संयुक्त समुदाय के विचार पर बल दिया जिसे एक संविधान के अंतर्गत समान अधिकार प्राप्त थे। सेकेंड इज द सिलेक्शन ऑफ न्यू ट्राइकलर फ्रेंच फ्लैग इन प्लेस ऑफ द फॉर्मर रॉयल फ्लैग, और इसमें इन्होंने एक नए ट्राइकलर फ्लैग का सिलेक्शन किया। जो एक रॉयल फ्लैग हुआ करता था उसके स्थान पर नए तिरंगे का, फ्रांसीसी तिरंगे को चुन लिया गया, जिससे पहले की राजध्वज हुआ करता था इनका। इसके बाद द थर्ड है द फॉर्मेशन ऑफ स्टेट जनरल विच रीनेम्ड नेशनल असेंबली बाय ए बॉडी ऑफ ए एक्टिव सिटीजन। स्टेट जनरल का चुनाव, इलेक्शन हुआ, सक्रिय नागरिकों के समूह के द्वारा किए जाने लगा और उसका नाम बदलकर नेशनल असेंबली रख दिया गया था। फिर कंपोजिशन ऑफ न्यू हाइम्स एंड टेकिंग ओथ्स एंड कमेमोरेशन ऑफ मार्टियर्स इन द नेम ऑफ द नेशन। और इसके बाद फिर कुछ नई स्तुतियाँ रची गई, शपथ ली गई, शहीदों के जो गुणगान होते थे ये सभी राष्ट्र के नाम पर ही होने लगे थे। formulation of uniform laws for all citizens within the French territory and their implementation by a publicly approved centralized administrative system। एक केंद्रीय प्रशासनिक व्यवस्था लागू की गई जिसमें सभी भूभाग में रहने वाले सभी नागरिकों के लिए समान कानून बनाए। आंतरिक आयात निर्यात शुल्क भी समाप्त कर दिया गया था। Adoption of French as common official language of a nation and discourage of regional dialects। इन्होंने जो फ्रेंच की जो कॉमन ऑफिशियल लैंग्वेज हुआ करती थी उसको ही लागू किया। एंड डिस्करेजमेंट ऑफ रीजनल डायलेक्ट्स, जो रीजनल क्षेत्रीय भाषाएं थी, सभी जगह के अलग अलग बोले जाने वाली भाषाएं थी, उनको डिस्करेज कर दिया था। एंड सेवेंथ इज एप्लीकेशन ऑफ यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ वेट मेजर्स थ्रू आउट द नेशन। और पूरे नेशन में एक यूनिफॉर्म सिस्टम लागू कर दिया था मापन का, भार का। क्योंकि पहले क्या होता था कि सभी जगह यदि जैसे स्टेट चेंज होता था या दूसरे राज्य में, एक राज्य से दूसरे राज्य में जाते थे, तो जो उस वस्तु का भार हुआ करता था तो दूसरे राज्य में उसे दूसरे तरह से, मतलब उसको जब नापते थे तो उस वस्तु का भार में डिफरेंस आता था। तो वहाँ पे अलग अलग मेजर सिस्टम अलग अलग था। लेकिन जब ये नेशनलिज्म जब लागू हुआ फ्रेंच में तो सभी जगह यूनिफॉर्म सिस्टम कर दिया था वेट एंड मेजर का। नेक्स्ट है expansion of nationalism outside the territories of France। At present there are 44 countries in Europe: Germany, France, Italy, England, Greek, Switzerland, Poland, Sweden, Austria, Denmark, Hungary, etc. are some of them। कुल 44 कंट्रीज़ हैं यूरोप में जिनके कुछ नाम अभी बताए थे। बाई 1789 फ्रांस वाज द मोस्ट पॉपुलस कंट्री ऑफ यूरोप, जिसमें फ्रांस जो था सबसे मोस्ट पॉपुलस कंट्री था यूरोप का। रिवोल्यूशनरीज ऑफ फ्रांस डिक्लेयर दैट इट वाज द मिशन एंड द डेस्टिनी ऑफ ए फ्रेंच नेशन टू लिबरेट द पीपल ऑफ यूरोप फ्रॉम डेस्पोटिज्म, यानी रूल ऑफ क्रूअल्टी कहलाती है डेस्पोटिज्म से। तो रिवोल्यूशनरीज ऑफ फ्रांस ने, फ्रेंच के जो क्रांतिकारी थे, उन्होंने डिक्लेयर कर दिया था कि जो फ्रेंच का जो नेशन है वहाँ के लोगों को जो रूल ऑफ क्रूअल्टी, मतलब तानाशाही जो शासन हुआ करता था, उससे लोगों को स्वतंत्रता मिले। सेटिंग ऑफ अ जैकोबिन क्लब। When a news of French Revolution spread across different cities of Europe, जब यूरोप के डिफरेंट सिटीज़ में रिवॉल्यूशन की जो क्रांति की जो थी वो सभी देशों में फैल गई। न्यू फ्रेंच रिवॉल्यूशन सभी जगह फैल गया। तो उस समय जो एजुकेटेड मिडिल क्लास के लोग थे बिगिन सेटअप ए जैकोबिन क्लब, उन्होंने जैकोबिन क्लब का निर्माण करना शुरू कर दिया। तो जो ये जैकोबिन क्लब का जो निर्माण हुआ था ये एजुकेटेड मिडिल क्लास के लोगों के द्वारा हुआ था। जैकोबिन क्लब वाज द नेम ऑफ पॉलिटिकल ग्रुप फाउंडेड बाय मैक्सिमिलियन
रॉबर्ट्सपियरे इन 1789 इन फ्रांस। ये जैकोबिन क्लब था, एक पॉलिटिकल ग्रुप था जो कि मैक्सिमिलियन रॉबर्ट पियरे ने 1789 में इसकी नींव रखी थी। दीज क्लब्स वर आल्सो एस्टेब्लिश्ड इन अदर कंट्रीज ऑफ यूरोप लाइक हॉलैंड, बेल्जियम, स्विट्जरलैंड एंड इटली इन 1790s। 1790 तक तो ये यूरोप के और भी अन्य कंट्रीज़ में जैसे कि हॉलैंड, बेल्जियम, स्विट्जरलैंड, इटली में भी ये जैकोबियन क्लब का निर्माण हो गया था। नेपोलियन एज ए रूलर ऑफ फ्रांस। नेपोलियन बोनापार्टा was the French military and political leader who led several successful campaigns during the Revolutionary War। नेपोलियन बोनापार्टा जो था वो उसका फ्रेंच मिलिट्री और पॉलिटिकल लीडर था। उसने कई सक्सेसफुल कैंपेन भी रिवॉल्यूशनरी वार के दौरान कई सक्सेसफुल कैंपेन भी चलाए थे। ही रिनेम्ड द एम्परर ऑफ फ्रांस फ्रॉम 1804 टू 1815। वो एक फ्रांस का पहले सम्राट भी था 1804 से 15 तक, एंड डोमिनेटेड यूरोपियन एंड ग्लोबल अफेयर्स फॉर मोर देन ए डिकेड। और उसने जितने भी डोमिनेटेड यूरोपियन और ग्लोबल अफेयर्स थे एक दशक तक इसने लगभग लागू किए थे। ही डेस्ट्रॉयड डेमोक्रेसी इन फ्रांस। उसने फ्रांस में जो प्रजातंत्र का शासन था उसने वहाँ का नष्ट कर दिया था, which was achieved by the revolutionaries in the May 1789, but he made outstanding reforms in administrative fields in order to develop a nation with uniform laws for all। उसने रिवॉल्यूशनरीज जो थे 1789 में, बट ही मेड आउटस्टैंडिंग रिफॉर्म्स इन एडमिनिस्ट्रेटिव फील्ड। और उसने लेकिन एक अद्वित सुधार किए थे एडमिनिस्ट्रेटिव फील्ड में फ्रांस में, एंड डेवलप किया था नेशन को एंड यूनिफॉर्म लॉ को, सभी जगह एक से नियम चलाए जाएं, और यूनिफॉर्म लॉ को उसने डेवलप किया था। तो वो इस प्रकार से हैं जो इस्टेब्लिशमेंट ऑफ इक्वलिटी बिफोर लॉ। एक तो उसने इस्टेब्लिश किया था इक्वलिटी बिफोर लॉज के पहले जितनी जो समानता थी सभी लोगों के बीच में उसने उसको इस्टेब्लिश किया था। एवोल्यूशन ऑफ फ्यूडल सिस्टम, जो जागीरदारी सिस्टम हुआ करती थी उसको उसने समाप्त कर दिया था। इम्प्रूवमेंट इन ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन सिस्टम, कम्युनिकेशन और ट्रांसपोर्ट सिस्टम था उसमें भी उसने सुधार लाया था। एवोल्यूशन ऑफ प्रिविलेज बेस्ड ऑन द बर्थ, जो जन्म के आधार पर सुविधा और जो विशेष अधिकार दिए जाते थे उसको भी समाप्त कर दिया था। एवोल्यूशन अ मैनोरियल ड्यूज एंड सर्वडम्स, और उसने जो जागीरदारी संबंधी प्रथा थी और जो दासी प्रथा थी उसको भी समाप्त कर दिया था। इंट्रोडक्शन ऑफ राइट टू प्रॉपर्टी, और उसने जो प्रॉपर्टी के लिए जो अधिकार थे उसको भी उसने इंट्रोड्यूस कराया था। तो नेपोलियन इंट्रोड्यूस दिस कोड इन ऑल रीजन कैप्चर्ड बाय हिम इंक्लूडिंग डच रिपब्लिक, स्विट्जरलैंड, इटली, जर्मनी। तो उसने यूरोप में आने वाले जितने भी कंट्रीज़ थे जैसे कि डच रिपब्लिक, स्विट्ज़रलैंड, इटली, जर्मनी, इन सभी में उसने अपना शासन लागू किया। तो उसने क्या किया था, पीजेंट्स, वर्कर, आर्टिसंस एंड न्यूली एस्टेब्लिश्ड बिजनेसमैन वर हैप्पी टू रिसीव सच लिबर्टी। तो उस समय जब उसने अपना शासन लागू किया तो जितने भी जो छोटे वर्ग के लोग थे जैसे वर्कर्स थे, आर्टिसंस थे, किसान थे, इन सभी ने इस तरह से न्यूली बिजनेस को इस्टेब्लिश किया था और इस प्रकार की स्वतंत्रता से वो बहुत खुश थे। एक कॉमन नेशनल करेंसी, यूनिफॉर्म लॉज एंड स्टैंडर्ड सिस्टम ऑफ वेट एंड मेजर्स प्रूव्ड हाईली बेनिफिशियल फॉर बिजनेसमैन एंड स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरर्स, क्योंकि जो एक सभी जगह उसने एक कॉमन करेंसी लागू कर दिया था, यूनिफॉर्म लॉज सभी जगह एक से कानून बनाए थे, और जो वेट एंड मेजर के जो सिस्टम थे वो सभी कैपिटल्स में एक से लागू कर दिए थे ताकि लोगों को बिजनेस करने में भी लाभ हुआ और जो स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरर्स थे उनको भी काफ़ी फ़ायदा हुआ था, जिससे बिकॉज इट फैसिलिटेटेड द मूवमेंट एंड एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड कैपिटल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर स्मूथली विद इन द कंक्रीट टेरिटरी। और इसके द्वारा जब एक साल लागू कर दिया था वेट एंड मेजर का तो उन्हें फिर सुविधा हो गई थी अपने गुड्स को एक स्थान से दूसरे स्थान पर बेचने के लिए, ले जाने के लिए, और उससे उनको फ़ायदा भी होने लगा था। But soon the people of the other region outside France and under the French ruled areas realized that all the things were not bad। लेकिन जो फ्रेंच के आउटसाइड के लोग थे या फ्रेंच के कुछ ऐसे रहने वाले जो लोग थे उन्होंने महसूस करना शुरू कर दिया कि अरे ये सब कुछ ठीक नहीं है। इंक्रीज टैक्सेशन, सेंसरशिप, फोर्स्ड कंस्क्रिप्शंस
enlistment of common people to the French army in order to fulfill the aim of conquering the rest of Europe were some of the reasons that created a feeling of distrust among the people of areas conquered by the French armies. क्योंकि उसने क्या किया था, टैक्सेशन बढ़ा दिया था, नियंत्रण करने लगे थे, और यूरोप को, बाकी का जो बचा हुआ यूरोप था उसको जीतने के लिए उसने ज़बरदस्ती सेना में भर्ती करना शुरू कर दिया था। इससे क्या हुआ, फ्रेंच की आर्मी और भी रहने वाले जो लोग थे उनके बीच में निराशा जागृत हो गई। तो इनिशियली द फ्रेंच आर्मीज वर वेलकम्ड इन मैनी प्लेस लाइक हॉलैंड। शुरू में तो जो फ्रेंच आर्मीज़ ने जैसे कि हॉलैंड, स्विट्ज़रलैंड आदि के लोगों ने इनका तो स्टार्टिंग में तो स्वागत किया था, बट सून द अफेक्शंस टर्न इनटू द हॉस्टिलिटी। लेकिन इनका जो प्रेम था वो तुरंत ही दुश्मनी में बदल गया। हॉस्टिलिटी मीन्स होता है दुश्मनी। ड्यू टू द अबव रीजन एंड ऑप्रेसिव एक्टिविटी ऑफ द फ्रेंच आर्मी, क्योंकि फ्रेंच आर्मी की जो दमनकारी नीति थी उसकी वजह से इनकी जो मतलब जो उनका जो प्रेम था वो सब दुश्मनी में बदल गया। और ये इसके बाद सोशियो पॉलिटिकल स्टेट ऑफ यूरोप बिफोर द राइज ऑफ नेशनलिज्म। 18th century Europe had no nation state as seen at present। 18वीं शताब्दी में यूरोप में कोई भी नेशन स्टेट नहीं था जैसा कि प्रेजेंट में देखा जाता है। जर्मनी, इटली एंड स्विट्जरलैंड वर डिवाइडेड इनटू किंगडम लाइक डचेस एंड कैंटन्स विच वर रूल्ड बाय डिफरेंट रूलर्स। उस समय जर्मनी, इटली, स्विट्जरलैंड ये सभी किंगडम में बटे हुए थे और ये डचेस एंड कैंटन्स में बटे हुए थे और डिफरेंट रूलर के द्वारा इनमें शासन किया जाता था। ईस्टर्न एंड कल्चरल यूरोप वर रूल्ड बाय ऑटोक्रेटिक मोनार्कीज। और इसमें सेंट्रल, ईस्टर्न और सेंट्रल यूरोप थे, इनमें शासन था एक शाही, राजाशाही शासन था। दिस टेरिटरीज कॉन्स्टिट्यूटेड द पीपल ऑफ डिफरेंट कल्चर एंड डायलेक्ट्स। और यहाँ के जो टेरिटरीज में जो लोग रहने वाले निवासी थे उनके डिफरेंट कल्चर थे और डिफरेंट बोलियाँ थी। दिस पीपल हैड नथिंग इन कॉमन। इनमें कोई भी कॉमन नहीं था, सभी लोग मतलब डिफरेंट थे, अलग अलग थे। दे डिड नॉट हैव ए कलेक्टिव आइडेंटिटी। इनकी एक सी पहचान नहीं थी, ना ही इनका एक सा कल्चर था, ना ही इनकी एक संस्कृति थी, ना ही इनकी बोलियाँ थी। ऑल ऑफ देम स्पोक डिफरेंट लैंग्वेजेस एंड बिलोंग टू डिफरेंट एथनिक ग्रुप, क्योंकि सभी लोग डिफरेंट बोलियाँ बोलते थे और डिफरेंट एथनिक ग्रुप से बिलोंग करते थे। फॉर एग्जाम्पल इन हंगरी हाफ ऑफ द पॉपुलेशन स्पोक मैग्यार वाइल द अदर हाफ स्पोक अ वैरायटी ऑफ डायलेक्ट्स। जैसे कि एग्जाम्पल दिया जाए हंगरी का, तो हंगरी में आधी जनसंख्या तो मैग्यार बोलती थी और आधी जनसंख्या वैरायटी ऑफ डायलेक्ट्स कई तरह की बोलती थी बोलियाँ। द Habsburg Empire and ruled over Austria Hungary comprised of different kings of region and people. In had Alpine region, Tyrol, Austria, सुडेंटलैंड एंड बोहेमिया। तो जो हब्सबर्ग का एम्पायर था उसने ऑस्ट्रिया हंगरी में विभिन्न राज्यों में डिफरेंट काइंड्स ऑफ रीजन में वहाँ के लोग थे वहाँ पर उसने शासन किया और वहाँ पे कई रीजन थे जैसे कि ट्रायल, ऑस्ट्रिया, सुडेंटलैंड और बोहेमिया, वहाँ के कई क्षेत्र थे वहाँ पर भी किया था। इन दीज एरियाज द अरिस्टोक्रेट्स वर जर्मन स्पीकिंग। उन एरिया में जो अरिस्टोक्रेट्स थे, जो मतलब जो अच्छी संपन्न सभ्य जो कुलीन वर्ग के लोग हुआ करते थे वो ज़्यादातर जर्मन बोलते थे। वाइल द पीपल इन लोम्बार्डी एंड बेनिशिया स्पोक इटालियन, जबकि जो लोम्बार्डी और बेनिशिया के लोग थे वो इटालियन बोलते थे। इन गैलिसिया एंड द एरिस्टोक्रेट्स स्पोक पॉलिश, और गैलिसिया में जो कुलीन वर्ग के लोग थे वो पॉलिश बोलते थे। वाइल द पीजेंट्स स्पोक अदर लोकल लैंग्वेज, जबकि जो किसान हुआ करते थे वो अदर लोकल लैंग्वेज बोलते थे। तो इस तरह से सारा डिफरेंट था, मतलब सभी लोग अलग अलग बोलियाँ बोलते थे, अलग संस्कृति, एक नहीं था, यूनिटी नहीं थी, कोई कॉमन नहीं था इनके बीच में। द मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। अब यूरोप में नेशनलिज्म का निर्माण। हाउ डिड द आइडिया ऑफ नेशनलिज्म इमर्ज इन यूरोप। यूरोप में नेशनलिज्म का जो आइडिया था वो कैसे इमर्ज हुआ। वी हैव seen diversity in culture as well as in language as so prominent in Europe, there are seemed no common feeling of establishment of nation state। जैसा कि भी हमने पढ़ा है कि इसमें इनके यहाँ काफ़ी डिफरेंट कल्चर थे, डिफरेंट लैंग्वेज थी, कोई भी एक कॉमन नहीं था, इनकी फीलिंग भी कॉमन नहीं थी। Then they form the how did nationalism and the idea of nation state emerge from
अमंग द यूरोपियन, और इसी कारण से इनके बीच में, यूरोपियंस के बीच में, जो नेशन और नेशनलिज्म का आइडिया फिर इमर्ज हुआ। टू अंडरस्टैंड दिस फैक्ट वी विल हैव टू गो थ्रू द सोशल स्ट्रक्चर ऑफ यूरोपियन सोसाइटी ऑफ दैट टाइम। और इस प्रकार से हम और समझने के लिए सोशल कल्चर ऑफ यूरोपियन सोसाइटी को, उस समय के लोगों के बारे में अब जानेंगे। द अरिस्टोक्रेसी एंड द न्यू मिडिल क्लास। Basically, a very small group of people in Europe called aristocrats who were socially and politically dominant ruled over a large number of poor peasants. Basically, जैसे कि अरिस्टोक्रेट मैंने बताया, जो कुलीन वर्ग यानी सामंत लोग हुआ करते थे और वो पुअर पीजेंट्स पर अपना राज करते थे, तो यूरोप में उनका वो लोग हुआ करते थे। और अरिस्टोक्रेट्स वर रिच लैंडलॉर्ड, और ये अरिस्टोक्रेट्स काफ़ी रिच हुआ करते थे, लैंडलॉर्ड हुआ करते थे। दे हैड अ लग्जरियस वे ऑफ लाइफ, उनकी जो जीवन की शैली थी वो काफ़ी लग्जरियस थी। दे वर ऑनर्स ऑफ स्टेट एंड बिग हाउसेस, उनका काफ़ी बड़े बड़े मकानों के मालिक हुआ करते थे। दे स्पोक फ्रेंच एंड हैड अ फैमिली रिलेशन विद वन अनदर, और वो अरिस्टोक्रेट्स के बीच में, सभी के बीच में फैमिली रिलेशन हुआ करता था, और ये लोग फ्रेंच बोला करते थे। द मेजॉरिटी पॉपुलेशन ऑफ यूरोप कंप्राइज्ड ऑफ पीजेंट्स, लेकिन यूरोप की ज़्यादातर जो जनसंख्या थी वो किसान थी। द वेस्टर्न पार्ट ऑफ द लैंड वाज फार्म्ड बाय द टेनेंट्स एंड स्मॉल ओनर्स, वाइल द ईस्टर्न पार्ट ऑफ द सेंट्रल यूरोप कल्टिवेटेड बाय सर्फ। उसमें यूरोप में जो वेस्टर्न पार्ट था वो तो छोटे छोटे जो ओनर्स हुआ करते थे, या टेनेंट्स यानी किराएदार, जो भूमि पर किराए को लेकर काम करते थे। नहीं तो जो ईस्टर्न पार्ट हुआ करता था वहाँ पर सेंट्रल यूरोप में वो सर्फ मीन्स होता है दास, तो दास या गुलामों के द्वारा खेती करवाई जाती थी। ड्यूरिंग द 19th सेंचुरी ए न्यू सोशल ग्रुप केम इनटू एग्जिस्टेंस एज ए रिजल्ट ऑफ इंडस्ट्रियल ग्रोथ। जब 19th सेंचुरी के दौरान क्या हुआ कि एक नया सोशल ग्रुप अस्तित्व में आया, और उसका परिणाम ये हुआ कि इंडस्ट्रियल ग्रोथ होना शुरू हो गई। इट वाज ए न्यू मिडिल क्लास कंपोज्ड ऑफ इंडस्ट्रियलिस्ट, बिजनेसमैन एंड प्रोफेशनल। उसमें एक नई क्लास का कंपोज ऑफ हुआ, जैसे कि इंडस्ट्रियलिस्ट भी आए, बिजनेसमैन भी थे और प्रोफेशनल भी थे। दिस न्यू मिडिल क्लास हैड एजुकेटेड पीपल एंड आइडिया ऑफ नेशनलिज्म ग्रू स्ट्रॉन्गर अमंग दीज पीपल। फिर ये क्या है, मिडिल क्लास के लोग थे, ये एजुकेटेड थे, और ये एजुकेटेड थे तो इनके जो जब नेशनलिज्म का आइडिया था और भी स्ट्रॉन्ग हो गया यूरोप में फिर। बट द पीपल ऑफ द एजुकेटेड मिडिल क्लास वांटेड टू अडॉप्ट लिबरल नेशनलिज्म इन देयर कंट्रीज। लेकिन जो एजुकेटेड मिडिल क्लास थी वो एक स्वतंत्र नेशनलिज्म चाहती थी अपने देश में। तो हम अब आप पढ़ेंगे, मीनिंग पढ़ेंगे लिबरल नेशनलिज्म के बारे में। द वर्ड लिबरलिज्म इज ड्राइव फ्रॉम द लैटिन वर्ड लिवर विच मीन्स फ्री। लिबरल का अर्थ होता है स्वतंत्र होना। इन यूरोप द न्यू मिडिल क्लास सॉ liberalism as freedom for all, equality of all before the law. The meaning of liberal nationalism from the educated European middle class point of view as follows. Number 1, the end of aristocracy and clerical privilege. एक तो कुलीन वर्ग का अंत हो गया था। दूसरी बात है एस्टेब्लिशमेंट ऑफ गवर्नमेंट इलेक्टेड बाय द पीपल, और स्थापित हो गई थी गवर्नमेंट, जो मतलब लोगों, गवर्नमेंट का इलेक्शन होना, लोगों के द्वारा सरकार का बनना, ये सभी लागू हो गया था। द फ्रेमिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड फॉर्मेशन ऑफ गवर्नमेंट थ्रू इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव, और संविधान का जो फ्रेम था और उसका फॉर्मेशन था गवर्नमेंट का, वो भी रिप्रेजेंटेटिव के द्वारा ही इलेक्टेड होने लगे थे वो लोग भी। द लेजिस्लेशन ऑफ राइट टू प्रॉपर्टी, और प्रॉपर्टी के लिए जो अधिकार था वो भी उसके लिए भी संविधान लागू हो गया था। नेक्स्ट, इकोनॉमिक लिबरलिज्म। वी विल डिस्कस अबाउट इकोनॉमिक लिबरलिज्म इन पार्ट 2। थैंक यू।